हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम हिंदी भाषा और संप्रेषण के टॉपिक संचार प्रक्रिया के तत्व की बात करेंगे। संचार प्रक्रिया सदैव एक समान नहीं होती है। यह संप्रेषक, साधन, श्रोता और संदेश की स्थितियों और स्वरूपों के अनुसार बदलती रहती है। इसलिए इस प्रक्रिया में सहभागी तत्वों की संख्या में भी परिवर्तन होता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि इसके सारे तत्व संचार प्रक्रिया में एक साथ उपस्थित ही रहें। फिर भी सामान्यतः जो तत्व इस प्रक्रिया में महत्वपूर्ण माने जाते हैं वे निम्नलिखित हैं: संप्रेषक या संचारक, संदेश, संचार माध्यम, संकेतीकरण, संकेतवाचन, संग्राहक, प्रापक, प्राप्तकर्ता या श्रोता, प्रतिपुष्टि, संचार बाधा। फर्स्ट, संप्रेषक, संचारक, स्रोत। संचार प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका संप्रेषक या संचारक की ही होती है। वही संदेश का जनक, प्रेषक या स्रोत होता है। वह संदेश की जानकारी भी रखता है और संदेश के परिणाम और प्रभाव का अनुमान भी रखता है। लक्षित व्यक्ति या समूह या श्रोता पर संदेश का प्रभाव उसके ज्ञान के स्तर, संप्रेषण की कुशलता पर निर्भर करता है। संचार प्रक्रिया की सफलता के लिए संप्रेषक में निम्नलिखित गुण होना आवश्यक है: संप्रेषण कौशल, विषय की अच्छी जानकारी, मनोवृत्ति या सेवा भावना, सामाजिक सांस्कृतिक छवि या प्रतिष्ठा। संप्रेषक को अंग्रेजी में कम्युनिकेटर, सेंडर, एनकोडर आदि शब्दों से भी जाना जाता है। संप्रेषक का काम कोई व्यक्ति, नेता, वक्ता, अधिकारी, उद्योगपति, संस्था प्रमुख भी करता है। संप्रेषक अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रोता या संग्राहक की योग्यता, उसकी मनोवृत्ति को परखने में निपुण होता है। संप्रेषण नई बातों की सूचना और नए विचारों को ग्रहण करने की प्रेरणा सफलतापूर्वक तभी दे सकता है जबकि वह श्रोता का विश्वास प्राप्त करे, उनकी अभिरुचि, प्रवृत्ति और आवश्यकता के अनुरूप बार बार विचार परिवर्तन हेतु बल दे। सद्भावना, सहयोग, परस्पर विश्वास, स्मरण, निस्वार्थ सेवा भावना जैसे मनोवैज्ञानिक गुणों को आत्मसात कर संप्रेषक अपने कार्य में सफल रहता है। संप्रेषक को सच्ची बातें कहने का हक है, लेकिन उसके लिए मीठे वचन का प्रयोग करना भी जरूरी है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम की सूक्ति यदि संप्रेषक धारण किया रहता है तो संचार या संप्रेषण प्रक्रिया में वह अपेक्षाकृत ज़्यादा सफल होता है। इस संदर्भ में कबीरदास का निम्नलिखित दोहा संप्रेषक के लिए उपयुक्त प्रतीत होता है: ऐसी बानी बोली जो मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। सेकंड, संदेश। संप्रेषक या संचारक जब संचार माध्यम के द्वारा या प्रत्यक्ष तौर पर श्रोता या संग्राहक को जो कुछ भी कहना या बतलाना चाहता है वह संदेश कहलाता है। संदेश वह सूचना है जिसे संप्रेषक अपने श्रोता द्वारा ग्रहण करने, समझने, स्वीकृत करने या उस पर क्रियान्वयन करना चाहता है। यह संदेश मौखिक भी हो सकता है या लिखित रूप में भी। यह शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषित किया जा सकता है और संकेत रूप में भी श्रोता या संग्राहक को भेजा जा सकता है। संदेश में निम्नलिखित गुण का समावेश होना चाहिए: वह उद्देश्यपूर्ण हो, वह संतुलित और वैज्ञानिक दृष्टि के अनुकूल तथा तर्क की कसौटी पर खरा उतरने वाला हो। थर्ड, वह अवसर और समयानुकूल हो। फोर्थ, वह श्रोता की क्षमताओं, मान्यताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाया गया हो। फिफ्थ, वह श्रोता वर्ग के लिए व्यवहारिक और उसकी ग्रहण क्षमता के अनुकूल भी हो। संदेश के संचरण के समय संप्रेषक को निम्नलिखित बातों पर अवश्य ध्यान देना चाहिए:
का संदेश संकेत। संप्रेषक को यदि संदेश प्रेषण के लिए भाषा का प्रयोग करना हो तो उसे श्रोता वर्ग के मानसिक स्तर के अनुकूल सरल एवं सुरुचिपूर्ण भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि संदेश प्रेषण के लिए भाषा ही संकेत है। लेकिन यदि वह संप्रेषण के लिए संकेत का चयन करता है तो उसे सहज, सरल और प्रभाव प्रतीकों का प्रयोग करना चाहिए। ख सेकंड, संदेश की विषय वस्तु। संप्रेषक को संदेश की विषय वस्तु का चयन अपने लक्ष्य या प्रयोजन के अनुरूप करना चाहिए। देशकाल एवं परिस्थिति के अनुरूप ही संदेश की विषय वस्तु का चयन करना सार्थक होता है। थर्ड, संदेश प्रस्तुति। संप्रेषक को श्रोता वर्ग तक संदेश को प्रभावशाली तरीके से पहुंचाने के लिए संचार सामग्री का सही प्रतिपादन करना चाहिए। संदेश लिखित हो या मौखिक, उसका विवेचन और प्रस्तुति शैली सहज और मनमोहक हो ताकि लक्षित व्यक्ति या व्यक्ति समूह उसके संदेश को ग्रहण करने के लिए आसानी से राजी हो सके। संदेश को सही समय पर उपयुक्त माध्यम से लक्षित वर्ग तक पहुंचाने की चेष्टा करनी चाहिए। संदेश प्रस्तुति में यदि अनुभव, बुद्धि और भाव का सही संतुलन हो, शब्द सही और स्पष्ट हो, संदेश का मूल भाव स्पष्ट हो, सही समय पर सही संदेश दिया जाए, बॉडी लैंग्वेज की पहचान कर पूरे आत्मविश्वास का योग हो तो निश्चित रूप से सामने वाले पर संदेश का अचूक प्रभाव पड़ता है। जिसके पास यह गुण है उसे अलग से सम्मोहन सिद्धि की आवश्यकता नहीं है। गंभीर गंभीर संदेश प्रस्तुत करते समय चेहरे पर गंभीर भाव और खुशी का संदेश देते समय चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए। संदेश प्रस्तुति में अपने कहे को सुना भी जाए और श्रोता की भावनाओं को समझकर दो तरफा संप्रेषण सही मायने में केवल संप्रेषण है। थर्ड, संप्रेषण माध्यम। संप्रेषक जिन साधन का उपयोग कर अपना संदेश संग्राहक या श्रोता तक पहुंचाता है वह संचार माध्यम कहलाता है। इस प्रकार संचार माध्यम संप्रेषक और श्रोता के बीच सेतु का काम करता है। वक्ता और श्रोता के बीच संवाद स्थापित करने का साधन संचार माध्यम के नाम से जाना जाता है। ज्ञानेंद्रियों के आधार पर जनसंचार माध्यमों के 3 प्रकार होते हैं: श्रव्य माध्यम, आकाशवाणी, लाउडस्पीकर, टेलीफोन, मोबाइल, माइक्रोफोन, नारे, गाने आदि। दृश्य माध्यम, पोस्टर, कार्टून, होर्डिंग, चार्ट, बोर्ड, फोटोग्राफ, स्लाइड, साहित्य आदि। थर्ड, श्रव्य दृश्य माध्यम, फिल्म, टीवी, ड्रामा, वीडियो, कठपुतली, नाच गाना आदि। उपर्युक्त संचार माध्यमों की सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित 5 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है: परंपरागत माध्यम, लोकगीत, लोकनृत्य, लोकनाट्य, कठपुतली आदि। मुद्रित माध्यम, अखबार, पत्रिकाएं, पोस्टर, विज्ञापन, मुद्रित साहित्य आदि। मौखिक संचार माध्यम, जनसभा, गोष्ठी, सेमिनार आदि। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, इंटरनेट आदि। बाहरी माध्यम, सिनेमा, होर्डिंग, स्लाइड, पोस्टर आदि। संदेश को संप्रेषित करने और लक्ष्य समूह पर उपयुक्त प्रभाव डालने के लिए यह आवश्यक है कि संप्रेषक संदेश को सर्वाधिक उपयुक्त माध्यम से पहुंचाए। अलग अलग ज़रूरत के लिए अलग अलग माध्यम का प्रयोग करना ही श्रेयस्कर होता है। माध्यम का सही चयन ही संदेश संप्रेषण की सफलता का रहस्य है। बजट के अनुसार कम खर्च में सही समय पर संदेश पहुंचाने वाले माध्यम का चयन बेहतर होता है। संदेश और लक्ष्य समूह को ध्यान में रखकर ही माध्यम के प्रकार का चयन करना उपयुक्त होता है। उदाहरण के तौर पर यदि कोई अध्यापक कोचिंग सेंटर स्कूल खोलना चाहता है तो वह अपने लोकल एरिया में प्रचार करना चाहता है तो वह रेडियो टेलीविज़न पर विज्ञापन न देकर रविवार के अखबार जो उसके अपने क्षेत्र में बांटे जाते हैं में पर्चे हैंड बिल डालकर लक्षित समूह को प्रभावित कर सकता है। आसपास के स्कूलों में स्वयं जाकर प्रिंसिपल से प्रत्यक्ष संवाद करके अपने इंस्टीट्यूट द्वारा दिए जा रहे खास आकर्षक पैकेजेस की जानकारी देकर छात्रों को लाभान्वित कर सकता है। संकेतीकरण अपने विचारों, भावनाओं या ज़रूरतों को जब संकेत में बदलकर रचनात्मक विधि से संप्रेषक अपने श्रोताओं के पास संप्रेषित करता है
तब इसे संकेतीकरण की संज्ञा दी जाती है। संचार क्रिया का मुख्य माध्यम शब्द ही है, लेकिन जब शब्द के साथ साथ चित्र, पोस्टर, ग्राफ आदि का भी प्रयोग होता है तो इन सांकेतिक प्रतीकों के कारण शब्द अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, शब्दों के अर्थ खोलने में सहायक होते हैं। संचार प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए ऐसे संकेतों का चुनाव आवश्यक है जो विचारों को सही रूप से व्यक्त कर सके और जिनका अर्थ संप्रेषक और संग्राहक दोनों एक समान समझते हों। संचारक सूचना देने से पहले संदेश को अपने तरीके से परिवर्तित करता है, जिसे संकेतीकरण कहते हैं। फिफ्थ, संकेतवाचन। संकेतवाचन का सामान्य अर्थ है संकेत को पढ़ना। संप्रेषक द्वारा संग्राहक या श्रोता को संकेतों के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे श्रोता अपने तरीके से समझ लेता है, उसे ग्रहण कर लेता है, तो इस प्रक्रिया को संकेतवाचन कहा जाता है। संकेतवाचन की यह क्रिया तभी सफल हो पाती है जब संप्रेषक और श्रोता संग्राहक का मानसिक स्तर एक समान होता है। सिक्स्थ, संग्राहक, प्रापक, प्राप्तकर्ता या श्रोता। संप्रेषक द्वारा संदेश को प्राप्त करने वाला संग्राहक, प्रापक या श्रोता कहलाता है। संचार माध्यम से जो सूचना, संवाद, समाचार या संदेश प्राप्त करता है वह सामान्यतः श्रोता ही कहा जाता है। श्रोता का अलग अलग वर्ग और मानसिक स्तर होता है, उसकी चर्चा आगे की जाएगी। यहाँ यह जानना ही पर्याप्त है कि संचार प्रक्रिया की सफलता के लिए श्रोता में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। फर्स्ट, श्रोता के पास संदेश सुनने का धैर्य होना चाहिए। सेकंड, संदेश को ग्रहण कर उसका अनुपालन करने की इच्छा हो। थर्ड, विश्वसनीय सूचनाओं का चयन करने की क्षमता हो। 7, प्रतिपुष्टि। कोई संप्रेषक जब अपने विचार को किसी संग्राहक या श्रोता तक पहुंचाता है तो वह इस बात की पुष्टि करना चाहता है कि संग्राहक या श्रोता उसके विचार या मत से सहमत है या नहीं। वह जिसके पास कोई प्रस्ताव रख रहा है या संदेश भेज रहा है उस प्रस्ताव या संदेश से श्रोता सहमत और संतुष्ट है या नहीं। इन प्रश्नों का समाधान प्रतिपुष्टि से ही मिलता है। इस प्रकार संदेश ग्रहण करने की प्रतिपुष्टि की प्रक्रिया को ही प्रतिपुष्टि कहा जाता है। श्रोता संदेश पर प्रतिक्रिया जानने की क्रिया ही प्रतिपुष्टि या फीडबैक है। यह प्रतिपुष्टि परिणाम में सकारात्मक हो सकती है और नकारात्मक भी। यह दो तरफा द्विमार्गी प्रक्रिया है, श्रोता से संप्रेषक तक, तब संप्रेषक से श्रोता तक। किसी संदेश संप्रेषण की सार्थकता के लिए प्रतिपुष्टि का होना निहायत ही जरूरी है। 8, संचार बाधा। जब संप्रेषक द्वारा प्रेषित संदेश किसी बाधा विघ्न के कारण श्रोता तक सही और स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पाता तो इसे संचार बाधा कहा जाता है। संदेश को विकृत करने, उसके अर्थ को बदल देने और सही प्रस्तुति में जो तत्व बाधक बनता है वह संचार बाधा के रूप में जाना जाता है। संचार बाधा कई प्रकार की हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, सही उच्चारण के अभाव में शब्द का गलत अर्थ ग्रहण करना। सेकंड, कही गई बात शोर शराबे के कारण सुनाई न पड़ना। थर्ड, कम दिखाई पड़ना, कम सुनाई पड़ना। फोर्थ, घटिया मुद्रित सामग्री का होना। फिफ्थ, रेडियो या टीवी सेट में यांत्रिक गड़बड़ी होना। सिक्स्थ, मोबाइल में आवाज़ खटखट कर आना। सेवन्थ, प्रसारण में तकनीकी गड़बड़ी होना। एट्थ, श्रोता और संप्रेषक के ज्ञान के स्तर में पर्याप्त अंतर होना। नाइन्थ, श्रोता को उस विषय वस्तु में अरुचि होना। टेंथ, संचार का एक तरफा होना। निष्कर्षतः संचार एक ऐसी अर्थगत प्रक्रिया है जो चिन्हों और संकेतों पर आधारित है। यह भाषा पर आधारित सांस्कृतिक प्रक्रिया है, साथ ही यह एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। मनुष्य सीखने के क्रम में जिन संकेतों और चिन्हों का अर्थ ग्रहण करता है वे अर्थ ही संदेश ग्रहण करने तथा उत्तर देने में सहयोगी सिद्ध होते हैं। यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। समाज के साथ संबंध बनाने में संचार ही सहायक होता है।